मौलिक अधिकार। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, और इसमें मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग को के 51 को के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल 11 है, और इसमें से एक ये भी है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाना। ठीक है, ये 86वां संशोधन में है। संघीय कार्यपालिका की बात की जाए तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। ये अनुच्छेद 52 का भाग है, और जो पूरा का पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो 52 है, राष्ट्रपति 52 अनुच्छेद। फिर इसके बाद 53 एक्सिक्यूटिव पावर, 54 इलेक्शन, 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, 56 टर्म, 57 री इलेक्शन, 58 एबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, 59 एंड कंडीशन ऑफ ऑफिसेस, 60 में शपथ है, और 61 में क्या है, पदत्याग। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होना चाहिए, ये अनुच्छेद 58 के अनुसार पता चलता है। जैसे कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, और चुनाव के समय कोई भी पद धारण नहीं करता हो। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पे हो, या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्री परिषद का सदस्य हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। मेनली राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है जो अनुच्छेद 54 के अनुसार होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, और एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है, और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जो कि अनुच्छेद 55 के अनुसार होता है। यानी कि राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है, अनुच्छेद 56। फिर इसके बाद अनुच्छेद 77(1) भी आता है। अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की जो समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से होती है, और उसके अनुसार 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम चाहे तो बना सकता है। अब देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति। अभी तक 15 भारत के राष्ट्रपति हो चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 तक बना रहा, 1950 से लेकर 1962। फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1967, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 में कार्यकाल खत्म हुआ। वी गिरी उनका कार्यकाल 1974 में ख़त्म हुआ। फ़खरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 1977 में ख़त्म हुआ। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 1982 में ख़त्म हुआ। ज्ञानी जैल सिंह का जो कार्यकाल था 1987। आर वेंकटरमन 1992। डॉक्टर दयाल शर्मा का जो कार्यकाल खत्म हुआ 1992। फिर 2000 में आ गए, और 2000 में जो पहले राष्ट्रपति थे नारायण, 2002 के आर नारायण। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2007 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ। प्रतिभा पाटिल 2012 में कार्यकाल खत्म हुआ। प्रणब मुखर्जी 2017 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ। रामनाथ कोविंद 2022, और द्रौपदी मुर्मू अभी भी जारी है उनका कार्यकाल। स्वतंत्रता के बाद जो पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति का जन्म जो है 1958 है। वी गिरी या फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फिर BD जत्ती जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे हैं। तो इन्होंने कार्य करा है 1969, फिर एक दूसरा भी 1969, और तीसरा जो है 1977। तो 77 पे एक कानून भी है। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग कर सकता है, कि उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग कर सकता है, और जो उपराष्ट्रपति होगा इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा, अनुच्छेद 56(2). महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है 61, और उसका आधार क्या हो सकता है, उसका आधार सिर्फ यही है कि संविधान का अतिक्रमण 61(1). राष्ट्रपति पर महाभियोग 61। संसद के किसी भी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देना पड़ेगा, और उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो, और सदस्य के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे गए आरोपों की जांच कराएगा, या ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाले प्रस्ताव में 2/3 बहुमत होना चाहिए, और जिस दिन ये पूरा हो जाएगा उसी दिन राष्ट्रपति को पदत्याग
करना पड़ेगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर पूरा करना पड़ता है। और जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि की समाप्ति हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा, तो अनुच्छेद 62(1) है। फिर इसके बाद क्या है कि जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा 56(1) गो, तो उसके अनुसार ये है कि ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का काम नहीं करेगा। और कोई अन्य आकस्मिकता आ गई तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन कौन करेगा? अनुच्छेद 70 के अनुसार संसद जैसा उपबंध करे वैसा कर सकता है। और फिर इसके बाद राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 आया था, जिसके अनुसार चाहे तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य संभाल सकते हैं और या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, राष्ट्रपति को जो पैसा मिलता है वो है 5 लाख रुपया महीना। और अगर वो मतलब कि अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में मिलेगा 1.5 लाख रुपया, और 60,000 रुपया अलग से दिया जाता है स्टाफ खर्च के लिए। इनका जो वेतन होता है आयकर से मुक्त होता है। और राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ भी होता है। राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं? नियुक्ति संबंधी अधिकार है, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति, संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, भारत के राजदूत तथा अन्य राजनयिकों की नियुक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करती है। राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्ति है? तो सत्र को आहूत करने की शक्ति, सत्र को सत्रावसान करने की शक्ति और लोकसभा भंग करने की शक्ति। दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है, चाहे सत्र प्रारंभ हो चाहे सत्र खत्म हो। सदन द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। और बहुत सारा चीज़ में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है, जैसे कि नए राज्यों का निर्माण करना हो, या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में या सीमाओं या नामों में कुछ परिवर्तन करना हो, या फिर धन विधेयक हो तो उसमें भी राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, अनुच्छेद 110 धन विधेयक। और संचित निधि में से कुछ व्यय करना हो तो 117(3) के अंतर्गत भी राष्ट्रपति ही मतलब उसको आदेश दे सकता है। ऐसे कराधान पे जिसमें कि राज्य हित जुड़े हैं और उस पर कोई प्रभाव डालने वाला विधेयक है तो उसका फैसला भी राष्ट्रपति करेगा, अंतिम फैसला। और राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागमन पर निर्बंधन लगाने वाले जो विधेयक हैं, जो कि मेनली 304 में आता है, तो उस पर भी राष्ट्रपति का विधायी शक्ति चलता है। दोनों सदनों में अगर कोई असहमति है तो उसको सुलझाने के लिए राष्ट्रपति चाहे तो संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये अनुच्छेद 108 के अनुसार होता है। तो इसमें क्या हो गया? 110, 117(3), 304, 108। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पे ही की जा सकती है, अनुच्छेद 113(3). संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार भी उन्हीं के पास है कि वो चाहे तो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन जो कि अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान किया गया था, जिसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा ख़त्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी 12 व्यक्तियों की राज्यसभा में नामजद राष्ट्रपति कर सकता है, अनुच्छेद 80(3) के तहत। अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद के स्थगन के समय, अनुच्छेद 123 के तहत, और चाहे तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर पाता है। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब भी राष्ट्रपति को यह पावर नहीं रहता है। सैनिक शक्ति के बारे में पता है, राजनैतिक शक्ति भी उनका है। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति चाहे तो क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता है, परिहार लघुकरण कर सकता है। क्षमा में क्या हो सकता है कि या तो पूर्णतः मुक्त कर दिया जाएगा, लघुकरण में मेनली दंड को कम कर दिया जाता है, और परिहार में दंड की प्रकृति को कम किया जाता है, और प्रविलंबन में क्या होता है कि मृत्यु दंड को खासकर रोक दिया जाता है या कठोर दंड को रोक दिया जाता है, जैसे कि गर्भवती स्त्री की सजा हो गई। और इसके अलावा यहाँ पर कई सारे अनुच्छेद हैं, 110, 304, 117(3), 108, 113(3), 333 एक जो कि 104वां संशोधन द्वारा खत्म हो गया, 80(3), 352 से लेकर 360 जो कि 18th भाग में आता है,
143, 111, 200 और 201 ये सारा राष्ट्रपति से संबंधित है। आपातकालीन शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के पास है, तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 352 से लेकर 360 तक। और मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति ये आपातकाल लागू कर सकता है। ये आपातकाल कब लागू होता है, तो युद्ध और ब्रह्म आक्रमण हो रहा है या कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया है, तो राष्ट्रपति मतलब कि आपातकाल लगाएगा 352 के अंतर्गत। और राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपात होने पे 360 न्यूनतम अवधि इसकी 2 महीना होती है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पे उच्चतम न्यायालय से चाहे तो परामर्श ले सकती है, अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति भी प्राप्त है, और 3 तरह के वीटो शक्ति प्राप्त होते हैं अनुच्छेद 111 के अनुसार। यानी कि वह विधेयक पे अपनी स्वीकृति दे सकता है, या तो स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है अपने पास, या वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ठीक है, सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर। भारत में राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। पहला है अत्यंतिक वीटो, यानी कि विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। निलंबनकारी वीटो, जो विधायिका को द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। और जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय ही नहीं करता है, तो उसको कहते हैं मेनली जेबी वीटो। तो अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। जेबी वीटो की और भी बात कर ली जाए तो जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण कब है, तो 1986 में जेबी शक्ति का ये मतलब 1986 में था, जब भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में ज्ञानी जल संघ ने कोई निर्णय नहीं लिया था। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया है। राज्य विधायिका पर भी राष्ट्रपति का वीटो चलता है, तो राज्यपाल के जरिए। और फिर जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचारार्थ या उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है, तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं, वही विकल्प जो राष्ट्रपति के पास होता है। अनुच्छेद 201 में क्या होता है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित किया जाता है, यानी कि जो विधेयक राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास चल जाता है, तो उसमें अनुच्छेद 201 होता है, और इसमें विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है। मतलब कि इसमें 3 तरह के विकल्प होते हैं, या वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे, या फिर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले, या फिर वो राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधायिका के पास फिर पुनर्विचार हेतु लौटा दे। इसके अतिरिक्त संविधान में यह सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना जवाब देगा। फिर है कि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर भी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए चुनाव में हारने के बावजूद। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, तो इसमें 2 अनुच्छेद आ गए, एक तो 64 और 89 राज्यसभा के कारण। तो सभापति के रूप में वो चाहे तो निर्णायक मत देने का अधिकार उसको प्राप्त है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य के रूप में नहीं। योग्यता की बात हो जाए तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, बाकी सारा राष्ट्रपति जैसा हो। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है वो अनुच्छेद 66 में आता है, जबकि राष्ट्रपति का 54 में आता था। और वही चीज़ें, और संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। और उपराष्ट्रपति का पदावधि क्या होता है, तो अनुच्छेद 67 के अनुसार 5 वर्ष तक होगा। उपराष्ट्रपति जो है मतलब उपराष्ट्रपति पद त्याग कहाँ करेगा, तो राष्ट्रपति को पत्र लेके, जो कि 67 को में दिया गया है, और उसको पद से हटाना है उपराष्ट्रपति को 67 खो। और अनुच्छेद
7 गो में क्या है कि उत्तराधिकार, जब तक कि उपराष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता है तब तक वो अ, अपना पद ग्रहण किया रखता है। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करती है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन हुए? डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1962, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में कार्यकाल खत्म हुआ, वीवी गिरी 1969, गोपाल स्वरूप पाठक 1974, बीडी जत्ती 1979, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1984, आर वेंकट रमन 1987, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992, ए के आर नारायणन 1997, कृष्णकांत 202, भैरव सिंह शेखावत 207, हामिद अंसारी 217 और एम वेंकैया नायडू 222। और अभी कौन है? जगदीप धनखड़। तो राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है अनुच्छेद 65 के अनुसार। और इसकी जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 महीने तक होती है। और जो भी राष्ट्रपति को तब तक भत्ता, पेंशन, वेतन जो भी मिलता है उस पर उसका अधिकार होगा, लेकिन उसका अधिकार उस पर नहीं होगा जो कि एक उपराष्ट्रपति को मिलता है। और ये सारा बात लिखा गया है अनुच्छेद 97 में। शॉर्ट समरी तो 63 में आ गया वाइस प्रेसिडेंट, 64 से 68 में वाइस प्रेसिडेंट भी रहेगा और राज्यसभा का सभापति भी है। 65 में ये है कि अगर वो प्रेसिडेंट नहीं रहा तो मतलब कि प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकता है। 66 में है वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल। 67 में है उसका टाइम पीरियड। 67 को में क्या है कि वो मतलब कि उपराष्ट्रपति पद त्याग कैसे कर सकता है। 67 बी में है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। 67 सी में क्या है कि राष्ट्रपति तब तक काम मतलब उपराष्ट्रपति तब तक काम करता रहेगा जब तक कि उसको उत्तराधिकारी ना मिल जाए। और 97 में क्या है कि वो जब प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा तो वाइस प्रेसिडेंट वाला वो काम नहीं कर सकता है और ना ही उसका वेतन मिलेगा उसको। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। और जो लोकसभा का मतलब मंत्रियों की संख्या कुल लोकसभा के सदस्यों का 15% होना चाहिए। और ये 51वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था उसके अनुसार। 75(2) में क्या है कि इसके अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही पद धारण करेगा। और अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। पद ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति सहित अनेक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है, वो 75(4) के अंतर्गत। और 75(5) में क्या है कि मतलब कि जो यहाँ पर प्रधानमंत्री बनेगा या मंत्री बनेगा वो सदन का सदस्य हो और व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। भारत के प्रधानमंत्री तो 17 अभी तक मतलब भारत के प्रधानमंत्री हो चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66, इंदिरा गांधी 1966 से 1977, मोरारजी देसाई 1977 से 1979, फिर चौधरी चरण सिंह 1979 से 1980, इंदिरा गांधी 1980 से 1984, राजीव गांधी 1984 से 1989, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990, चंद्रशेखर 1990 से 1991, पीवी नरसिंह राव 1991 से 1996, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 1996 ही रही, 13 दिन का रहा था। फिर इसके बाद है HD देवगौड़ा 1996 से लेकर 1997, IK गुजराल 1997 से 1998, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 1999। फिर इसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014, नरेंद्र मोदी तो 26/5/2026, 5/2014 को वो प्रधानमंत्री बना। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबा रहा जो कि 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन का था। और मोरारजी देसाई जो थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी थे। और चौधरी चरण सिंह लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री हुए।
और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जिस प्रधानमंत्री को हटाया गया वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। और पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन का जो सदस्य नहीं था वो कौन था, वो था पीवी नरसिंह राव। और फिर सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का रहा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और पद ग्रहण करते समय जो विधानसभा का सदस्य था वो कौन था, HD देवगौड़ा। लाल बहादुर जी का जो मृत्यु हो गया 11 जनवरी 1966 ईस्वी में हो गया था। और मोरारजी देसाई जो थे वो सबसे अधिक उम्र में और राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। गुजारी लाल नंदा की बात की जाए तो वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करे थे 1964 और 1966 में। और भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रधानमंत्री के अंतर्गत नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य कड़ी है, जो कि अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आता है। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। और ये सब एक ही चीज़ है। कैबिनेट मंत्रियों में जो सबसे बड़ा कार्यकाल रहा वो जगजीवन राम जी का रहा। 32 वर्ष तक वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य रहे। और सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का जो कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री थी वो राजकुमारी अमृत कौर जी थी। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। और इसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का भी पदेनाध्यक्ष होता है। और दूसरा बात क्या है कि मंत्रालयों को जो वित्तीय संसाधनों का आवंटन करता है वो वित्त मंत्रालय करता है, ना कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा इसका आवंटन होता है। अब आते हैं संघीय संसद के बारे में। संघीय संसद भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है अनुच्छेद 79 के अनुसार। और राज्यसभा की बात कर लीजिए जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा की जो संरचना है अनुच्छेद 80 के अनुसार है। और इसमें अधिक से अधिक 250 लोग रह सकते हैं, जिसमें से 245 लोग अभी हैं। और 12 सदस्य तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, यानी कि 233 सदस्य यानी कि संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 30 वर्ष है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और इसके 1/3 सदस्य जो हैं 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं अनुच्छेद 83(1) के अनुसार। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति वो अनुच्छेद 89 में आता है, 79 और 89। और यानी कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, लेकिन उपसभापति राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं, 31, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16, कर्नाटक में 12, और फिर आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 11, 11, 11, फिर उड़ीसा में 10, राजस्थान में भी 10 है। फिर इसके बाद केरल में 9 है। बाकी पंजाब, असम और तेलंगाना, पंजाब, असम, तेलंगाना में 7 सीट है। झारखंड, छत्तीसगढ़ में 6-5 सीट है। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5-5 सीट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 3-3, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में 1-1 है। जम्मू कश्मीर में 4 है, पुदुचेरी में 1 है और दिल्ली में 3 है। राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति थे कौन थे, तो श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे। उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग तथा पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में आता है। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो वो अपना पद तुरंत खाली कर देगा और या तो त्याग पत्र दे दे या फिर तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से वो अपना पद खाली कर देता है। कम से कम 14 दिन पहले उसको इसका सूचना देना पड़ेगा। जब सभापति तथा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वो पीठासीन नहीं होता है, यानी कि उसका कोई मतलब कि अदालत में नहीं जा सकता। अनुच्छेद 92। मंत्रिपरिषद जो है राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। और राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री भी बने वो कौन है, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और मनमोहन सिंह। अनुच्छेद 249 क्या कहता है कि जो मतलब राज्यसभा कानून बनाएगा या कोई विधेयक प्रस्तुत करेगा सिर्फ 1 वर्ष के लिए प्रभावी हो सकता है। 1 वर्ष, चाहे तो वो हर वर्ष 1 वर्ष बढ़ा सकता है। और मेनली वो स्थायी कानून बना सकता है। और
केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थिति तथा मतदान देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है, अनुच्छेद 312। और धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, यानी कि धन विधेयक को मेनली 109(1) के अंतर्गत राज्यसभा में पेश मतलब स्थापित नहीं किया जा सकता है, वो चाहे तो सिर्फ सिफारिश कर सकता है। संसद भवन के बारे में देख ले तो सर एडविन लुटियंस तथा सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1912 से लेकर 13 में तैयार किया था, जो कि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पे टिकी हुई है। और राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ का, दादर और नगर हवेली का, दमन और दीव और लक्षद्वीप का। लोकसभा की संरचना का जो अनुच्छेद है वो 81 है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले हैं वो कौन है? डी आइजनहोवर 1959, जिमी कार्टर 1978, बिल क्लिंटन 2000 और बराक ओबामा 2010। अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुँचे, रिचर्ड निक्सन 1969, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006। और इनका जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है वो अनुच्छेद 93 के अंतर्गत चुना जाता है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन अभी जो है इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकता है, लेकिन अभी कितना है? 543 है, जिसमें से 524 जो है 28 राज्यों से है और 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेश से है। और 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2020 में, संशोधन नियम 2020 में लोकसभा तथा राज्यसभा में जो आंग्ल भारतीयों के लिए जो सीटों का आरक्षण था उसको ख़त्म कर दिया। और नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो 84 स्थान सुनिश्चित है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित है, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित जो 84वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें मतलब कि जो भी सीट है उसको 2026 तक बनाए रखने का प्लान था। और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है गुप्त मतदान के द्वारा होता है, 18 वर्ष मतलब हम ही लोग करते हैं। और 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 18 वर्ष किया गया था इसको। और लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो कि 303 से लेकर 332 तक हर वर्ष इसको 10 वर्ष बढ़ा रहा है। और वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था या 2020 में हुआ था, इसके अनुसार 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण है 2030 तक बढ़ा दिया गया है। और जो सबसे अधिक मतदाता है मतलब कि वो है बाहरी दिल्ली, सबसे कम मतदाता लक्षद्वीप, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र लद्दाख, वह 1,73,266.37 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो लोकसभा है चांदनी चौक दिल्ली 10.59 किलोमीटर स्क्वायर। लोकसभा के सदस्यों के लिए अनिवार्य योग्यता जो है 25 वर्ष है। और लोकसभा जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। और 1976 में क्या हुआ कि लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। और दूसरा है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। गणपूर्ति यानी कि किसी भी विधेयक को पास करने के लिए जो गणपूर्ति होना चाहिए कुल संख्या का 10वां भाग होना चाहिए, अनुच्छेद 103 के अंतर्गत। और ये 10वां भाग कितना होता है? 55 सदस्य होता है। और अगर गणपूर्ति नहीं होगा तो भाई मतलब कि लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा, तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, अनुच्छेद 104 के अंतर्गत, 104 के अंतर्गत। बाकी ये पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25, उड़ीसा 21, केरल 20, तेलंगाना 27, झारखंड 14, असम 14, पंजाब 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा 10, उत्तराखंड 5, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 2, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, सिक्किम 1, नागालैंड 1 और मिजोरम 1। संघीय क्षेत्र की बात की जाए तो दिल्ली में 7 है, जम्मू कश्मीर में 5, लद्दाख में 1, पुदुचेरी में 1, चंडीगढ़ में 1, दादर व नगर हवेली दमन और दीव में 2, अंडमान निकोबार में 1 और लक्षद्वीप में 1।
और संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होने चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) के द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित और उसके परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 118(3). संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 118(4). और संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या कोई भी यदि वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति, यदि वो भी अनुपस्थित है तो ऐसे अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित हो। ठीक है। अनुच्छेद 108(4). संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती है। संसद में जो लंबित विधेयक होते हैं और सदनों के सत्रावसान के कारण ख़त्म नहीं हो जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 107(3). राज्यसभा में जो लंबित विधेयक है जिसको लोकसभा पारित नहीं किया गया है तो अगर लोकसभा का विघटन होता है तो वो ख़त्म नहीं होता है। अनुच्छेद 107(4). और कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है राज्यसभा में लंबित है तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा के विघटन पर वो व्यपगत हो जाएगा। ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा। अनुच्छेद 107(5). लोकसभा में एक दिन में जो तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या है वो 20 होती है। वो विश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही स्थापित किए जा सकते हैं और इसको प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत होती है और इसको पारित होने के लिए बहुमत की ज़रूरत होती है। भारत के संविधान में किसी विश्वास पत्र का कोई उल्लेख नहीं है। लोकसभा के पदाधिकारी की बात की जाए तो 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कोई भी वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई भी व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में मेनली 6 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य और अधिकार तो ये बाद में देखेंगे। तो लोकसभा के अध्यक्ष देख लें। पहले जो अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर और एम अनंत शयनम आयंगेर। दूसरे जो थे एम अनंत शयनम आंगेर और तीसरी जो थी हुकम सिंह अध्यक्ष थे। और 15वें जो अध्यक्ष थे वो हैं मीरा कुमार, 16वें सुमित्रा महाजन और 17वें ओम बिरला। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। प्रथम लोकसभा का जो काल रहा था 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 का रहा। संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मत बराबर हो गया है तो उसमें निर्णायक मत अध्यक्ष चाहे तो दे सकता है। अनुच्छेद 101 के अंतर्गत 101 के अंतर्गत। नया संसद भवन की बात की जाए तो 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका आधारशिला रखा था और जो कि 28 मई 2023 को उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में इसका निर्माण कराया गया था। इसका डिजाइन विमल पटेल ने बनाया था और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया था। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। और इस नए संसद भवन की विशेषता क्या है कि ये त्रिकोणीय है। इसके 3 द्वार हैं, थल जल नभ, और इनके जो नाम है थल वाला कर्म द्वार, जल वाला ज्ञान द्वार और नभ वाला शक्ति द्वार है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है और ये कांच से बना हुआ है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन में नंदी के साथ पवित्र संगोल की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है और ये संगोल जो है वो चोल साम्राज्य से ही कि इसका होते आया है और ये राजदंड 5 फीट का है और इसके शीर्ष पे नंदी बैल है
जो न्याय का प्रतीक है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद परिषद में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता चाहे तो समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 101(4) के अंतर्गत संसद सदस्यों के संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है, बाकी दूसरा कोई मामला है तो उसमें छूट नहीं है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए जो पेंशन व्यवस्था है 1976 से लागू किया गया था। और यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्रवाई में भाग लेता है तो उसको प्रतिदिन 500 रुपये दंड स्वरूप देने पड़ेंगे। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा पारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 8(3) के तहत ये उल्लेख किया गया है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि 2 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है किसी को तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी और वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और संसद में जो कार्य होता है हिंदी या अंग्रेजी में होता है, जो कि अनुच्छेद 348 के अंतर्गत होता है, 348। और अगर चाहे तो अगर किसी व्यक्ति को इन 2 भाषा में कंफर्टेबल नहीं है अगर वो व्यक्ति, तो वो अपनी मातृभाषा में भी सदन को संबोधित कर सकता है, अनुच्छेद 120(1) के अंतर्गत, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति से।